चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक और रिवीजन, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का रिवीजन। तो पहले हम पढ़ेंगे ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस छोटा सा है टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टर into the details of the potential investment, such as examination of operation and management and verification of the material facts. तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। कौन करता है? परफॉर्म बाय इन्वेस्टर परफॉर्म करता है। कैसे करता है? एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट। क्यों? टू आइडेंटिफाई द डिटेल ऑफ जो पैसे लगाने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसकी डिटेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका मतलब दोबारा से बोलते हैं, ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन performed by investor into the details of the potential investment, such as examination of the operations and management and verification of the material facts. ड्यू डिलिजेंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज दोनों का किया जाता है। ड्यू डिलिजेंस कहाँ कब अप्लाई करता है? उसकी एप्लीकेशन कहाँ है? अगर वेंचर कैपिटल से फंड उठाना हो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, पैसा उधार देना हो, लीवरेज बायआउट, आईपीओ, पब्लिक से पैसा उठाना हो, डिसइन्वेस्टमेंट करनी हो गवर्नमेंट को, तब हम ड्यू डिलिजेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस। ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत क्यों है? मतलब हम रीज़न क्या है ड्यू डिलिजेंस करने का, इसकी इंपॉर्टेंस का रीज़न। तो 4 बातें। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर इफेक्ट। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमारे फ्यूचर जो हमारी होने वाली डील, शायद जैसे कि M&A की डील, या फिर जो भी हमने एप्लीकेशन में पढ़ा। एक 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ थे हम? कि इंपॉर्टेंस क्या है ड्यू डिलिजेंस की? तो ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील क्लियर इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से डील क्लियर इफेक्ट है जो हमारे M&A, जैसे फॉर एग्जांपल M&A की डील होने वाली है, तो M&A की डील को कौन कौन सी आइटम्स उस डील को कैंसिल कर सकती है। तो टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील क्लियर इफेक्ट क्या क्या हो सकती है? टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन कंप्लाई विद द एक्विजिशन क्राइटेरिया। एक्वायर के कुछ क्राइटेरिया होंगे ना एक्विजिशन को लेके, तो वो जो ट्रांजेक्शन है, एक्वायर जो ट्रांजेक्शन है एक्वायर की बुक्स में, वो क्या एक्वायर के क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टू कंफर्म बिजनेस इज व्हाट टू इट अपीयर्स टू बी। जैसा बिजनेस दिख रहा है वो वाक्य में वैसा है भी या नहीं है। एंड गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूइंग ऑफ एसेट एंड नेगोशिएट प्राइस कंसेशंस। तो हमें चार ड्यू डिलिजेंस को करना पड़ा 4 बातें के लिए। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर इफेक्ट, टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन आर कंप्लाई विद द एक्विजिशन क्राइटेरिया, टू confirm the business what it appears to be, and to gain information about the valuing of asset and negotiate price concession। ठीक है, अब आते हैं। अब ये है कितने टाइप के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। इसका शॉर्ट कोड है एफ पोलाइट। वैसे में नेमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। पहला होता है ऑपरेशनल एंड कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। ये ड्यू डिलिजेंस क्यों किया जाता है ऑपरेशन कमर्शियल वाला? टू आइडेंटिफाई दी ऑपरेशनल सिनर्जी है कि मतलब हमारे मर्जर से हमें ऑपरेशनल सिनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं ऑपरेशनल कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद करते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, FDD। इसमें क्या करते हैं? तो एनालाइज दी बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करते हैं। ये कमर्शियल और ऑपरेशनल कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस की बात किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा टैक्स ड्यू डिलिजेंस। ये फाइनेंशियल FDD का ही पार्ट माना जाता है और इसके अंदर क्या होता है? टैक्स इफेक्ट देखा जाता है मर्चेंट एंड एक्विजिशन का। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। फॉर एग्जांपल एक्वायरर के यहाँ सैप चल रहा है, एक्वायरी के यहाँ टैली चल रहा है, तो क्या उनकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आपस में सिंक कराया जा सकता है ताकि हम कंसोलिडेशन जब फ्यूचर में कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो बना सकें। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद आता है लीगल ड्यू डिलिजेंस कि हमारे एक्वायरी पे कौन कौन से एग्जिस्टिंग लिटिगेशन चल रहे हैं और कौन कौन से इस मर्जर के बाद पोटेंशियल लिटिगेशन और हो सकते हैं। छठा आता है इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम अपनी टारगेट कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट को चेक करते हैं। उसकी अडेप्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो एक्वायर के साथ अडेप्टेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में हम अपनी टारगेट कंपनी के फर्म की पर्सनल पॉलिसी, HR पॉलिसी को चेक करते हैं कि वो इनलाइन है कि टारगेट कंपनी की HR पॉलिसी इनलाइन है एक्वायर एंटिटी के साथ या नहीं। अगर नहीं है तो क्या चेंजेस करके उनको इनलाइन बनाया जा सकता है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम करते हैं पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है,
अब आते हैं एफ डी। अब हमने इतने सारे ड्यू डिलिजेंस पढ़े, पर उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, FDD। ठीक है, तो FDD जैसे कि हमने पढ़ा, FDD क्या होता है, FDD क्या होता है, एनालाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन अदर इन्फॉर्मेशन, पर जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो, ये ऑपरेशनल और कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के बाद किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डिलिजेंस होता है। इसके अंदर मेजरली सारे ड्यू डिलिजेंस इसके साथ ही क्लब हो जाते हैं। पर this is however not appropriate. The term financial due diligence should be used with caution. It should not be confused with the overall due diligence review. अब FDD कर रहे हो, तो FDD कर में आपका स्कोप क्या रहेगा, आप किस किस एरिया को चेक करोगे, आपका स्कोप क्या रहेगा। तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं शॉर्ट में। अब हमें कोई कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करना है, तो हम पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखें, ब्रीफ हिस्ट्री कंपनी की, टारगेट कंपनी की भी और उसके प्रमोटर्स की भी। ठीक है, हम उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करेंगे टारगेट कंपनी की, कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कहीं उसने रिसेंटली पास्ट में चेंज तो नहीं करा है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, रिसेंटली चेंज करी हो टू एनहेंस दी प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि टारगेट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चढ़ के आए और उसका फिर उसे वैल्यूशन ज़्यादा मिले। तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है। हमें उसे टारगेट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना होता है, कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एज़ पर स्टैट्यूट, एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर फ्रेमवर्क जो है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसका फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है कि नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो नहीं दिख रहे हैं उसके में, जो उसके एसेट को ओवर वैल्यू करके दिखा रहे हो और लाइबिलिटीज़ को छुपा रहे हो। टैक्सेशन इम्पैक्ट, जो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से टैक्स इम्प्लीकेशन आते हैं, तो उस चीज़ को चेक करना होता है FDD में। कैश फ्लो, क्या कंपनी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इफ़ कंपनी इज़ एबल टू मीट इस कैश रिक्वायरमेंट और नॉट। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, जो अपने आने वाले 5 साल का हम टारगेट अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखेंगे, कि जो उसने अजम्पशन बनाई, जिस अजम्पशन और वर्किंग को लेके उसने अपने प्रोजेक्शन बनाई, वो एक्यूरेट है या नहीं है। फिर 7वां पॉइंट होता है मैनेज एम्प्लॉय से रिलेटेड, एंड 8वां होता है स्टैट्यूटरी लॉ से रिलेटेड। ठीक है, आइए अब इन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। कि हम FDD कर रहे हैं, तो हम क्या, मतलब 8 चीज़ें चेक करते हैं, बेसिकली 8 चीज़ें में ओवरऑल चेक करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी एंड द प्रमोटर, अकाउंटिंग पॉलिसी रिव्यू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, टैक्सेशन देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखते हैं, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड लाइबिलिटी देखते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री चेक करनी है टारगेट कंपनी की और प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्वायरी किस चीज़ की करेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस की, लोकेशन की, कि उसका वेयर हाउस कहाँ पर, प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसी है, मतलब कितने लेबर और सप्लाई है, कितने वेजेस का खर्चा है, एम्प्लॉय पे कितना खर्चा करते हैं हम, पेंशन कमिटमेंट्स हमारी क्या क्या हैं, टारगेट कंपनी के क्या क्या हैं, प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट, मतलब कौन कौन से मेजर कस्टमर कौन कौन से हैं, मेजर जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसे है डिसाइडेड, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, हिस्ट्री ऑफ द सप्लायर, क्रेडिटर हमारे कितने पुराने हैं, उनका टर्म्स ऑफ पेमेंट, उनका इम्पोर्ट, इन्वेंट्री कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, किस क्या क्वांटिटी में। तो बस ये मतलब 5 चीज़ें, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन मार्केट, इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट मार्क सर्विस एंड मार्केट, इंक्वायरी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्रेडिट सप्लायर क्रेडिटर्स, इंक्वायरी अबाउट द इन्वेंट्री चेक करेंगे। अब आता है दूसरा क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी में हम ये देखेंगे कि वो अप्रोप्रिएट है नहीं, अगर कहीं रिसेंट चेंजेस तो नहीं करी पास्ट में, टू इन्फ्लेट दी टू विद इंटेंशन टू ऑफ इट सेल्फ ऑफर फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, वो एज पर स्टैट्यूट होना चाहिए, एज पर फ्रेमवर्क होना चाहिए, गैप के हिसाब से उस AS/IND का कंप्लाई करके उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हो। ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यू डिलिजेंस हमें करना है क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं कोई हिडन लाइबिलिटी तो नहीं है, या कोई एसेट ओवर वैल्यूड तो नहीं करके दिखाई गई। तो अब इसकी एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि हिडन लाइबिलिटी की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। तो हिडन लाइबिलिटी मतलब हमें ये चेक करना हो सकता है कि टारगेट कंपनी को नॉट कोई शो कॉज नॉटेड आया जो उसने शो नहीं करा हो, ये क्योंकि ये शो कॉज नॉटेड एक तरह का कंटेंजेंट लाइबिलिटी होती है, जो दिस में बी मटीरियल एंड इम्पॉर्टेंट। कोई टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है, टैक्स लाइबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स बोले, डायरेक्ट टैक्स मतलब लॉन्ग टर्म कोई पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट तो नहीं है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लॉन्ग टर्म पेंडिंग सेल्स टैक्स कस्टम ड्यूटी टैक्स असेसमेंट तो नहीं है। उसके बाद आता कंपनी ने का कोई कंपनी ने कोई लेटर ऑफ कंफर्ट तो नहीं दे रखा, क्योंकि एक तरह की ये भी एक
लाइबिलिटी होती है, पर ये कंटिजेंट नेचर की होती है और गारंटी नहीं होती, तो ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होती, पर ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है जो जिसकी वजह से एक्वायरर के ऊपर बाद में लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो हमें देखना कि कहीं टारगेट कंपनी ने कोई लेटर ऑफ कंफर्ट तो नहीं दे रखा, उसके बाद कंपनी ने कोई अगर बायबैक का या फिर उसका एग्रीमेंट या ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा। एंड 1 सेकेंड, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा कोई बायबैक ऑफ शेयर्स को लेके कि वो आने वाले फ्यूचर में कोई बायबैक करने पड़ी, तो वो एक तरह से उसके ऊपर एक्वायरर के ऊपर लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। हम ये चेक करेंगे कि कंपनी का कोई ह्यूज लेबर क्लेम तो नहीं पेंडिंग है अंडर, या कुछ ह्यूज लेबर क्लेम कोई नेगोशिएशन में हो, या फिर कोई अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशंस हो, है ना। उसके बाद कंपनी कोई फ्यूचर लीज लायबिलिटी तो नहीं है, कंपनी का कोई बस हम इतना ही ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं हिडन लायबिलिटी। आइए शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। हम चेक करेंगे कंपनी का कोई शो कॉस्ट नोटिस तो नहीं आ रखा विच इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की कोई टैक्स लायबिलिटी, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट टैक्स लॉन्ग टर्म सेल्स टैक्स असेसमेंट तो नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स कंपनी के लॉन्ग टर्म कस्टम ड्यूटी टैक्स असेसमेंट पेंडिंग तो नहीं है, कंपनी का ने कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा बाय बैक को लेकर, कंपनी ने कोई एलसी लेटर ऑफ कंफर्ट तो इशू नहीं कर रखा विच इज़ नॉट शोन इन, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, दैट्स व्हाई शोन नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। कंपनी की फ्यूचर लीज लायबिलिटी क्या रहने वाली है, कंपनी के ऊपर कोई अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन तो नहीं है, कंपनी का कोई ह्यूज लेबर लिटिगेशन क्लेम तो नहीं आ रखा, या कोई लेबर क्लेम अंडर नेगोशिएशन तो नहीं है, ये सब ठीक है। अब ओवरवैल्यूड एसेट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो ओवरवैल्यू क्या हो सकते हैं, कंपनी का कोई पुराना डेटर है जो पैसे नहीं दे रहा हो, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, कंपनी ने अपने एसेट में ऑब्सोलीट स्लो मूविंग इन्वेंट्री, नॉन मूविंग स्लो मूविंग इन्वेंट्री शो कर रखी है, जो कि ये बहुत टाइम से बिकी नहीं है, तो हो सकता है मैं भी ऑब्सोलीट हो गई हो, पर उसे फुल वैल्यू पे दिखा रही होगी, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ के दिख रही होगी। तो ऑब्सोलीट नॉन स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्री शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, कंपनी का कोई प्लांट एंड मशीनरी जो ऑब्सोलीट हो गया है, जिसको कंपनी ने अभी तक एम्पेयर नहीं कर रखा हो अपनी बुक्स में, ठीक है। कंपनी का कोई ऐसा ठीक है। उसके बाद कंपनी का कोई इंटेंजिबल एसेट जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ के दिख रही हो, हाउएवर, लेकिन वो हो सकता है कि इंटेंजिबल एसेट की कोई वैल्यू ही ना हो, है ना। कंपनी उसके बाद कंपनी का कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट पे दिख रहा हो, पर उसकी रिकवरेबल रिलाइजेबल वैल्यू उस कॉस्ट से भी कम हो रखी हो। कंपनी ने कोई अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर रखा हो, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो कोई एसेट होता ही नहीं है, तो वो एसेट चाहे शो होता है जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ के दिख रही हो, पर एक्चुअल में वो एसेट है ही नहीं कंपनी, है ना। कंपनी ने कोई फिक्टिशियस एसेट शो कर रखा हो अपने बैलेंस शीट में, एक्चुअल में एसेट है ही नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ओवर स्टेटेड एसेट्स के, ठीक है। उसके बाद का टैक्सेशन, हम ये चेक करेंगे टैक्स एमएनए का टैक्स इफेक्ट चेक करते हैं इसमें। एफडीटी हम एफडीटी का वो एफडीडी कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स इफेक्ट चेक करेंगे। टैक्स इफेक्ट मतलब एमएनए तो होने वाला है, जो भी टैक्स लाइबिलिटी राइज होगी वो क्या होने वाली है, उसको उसकी प्लानिंग वगैरह इसमें एफडीटी कर सकते हैं। चेक करेंगे कैश फ्लो, देखेंगे क्या कंपनी इज एबल टू मीट अप इट्स कैश रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल एक्टिविटीज़। इस चीज़ को चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करे, कंपनी उसके पहले वो देखेगा आउटफ्लो कंपनी का, जो कंपनी इट्स कंपनी एबल टू मीट से ऑनर टू कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल, क्या वो अपने क्रेडिटर को पैसा दे पा रही है जो विदिन उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उसने वादा किया है अपने क्रेडिटर को, बैंकर्स को, गवर्नमेंट्स को, अदर स्टेक होल्डर्स को। कंपनी का इनफ्लो, क्या कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है विद इन द टाइम फ्रेम, क्या कंपनी अपने फंड्स को यूटिलाइज कर पा रही है अच्छे से, कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट जो कैश पड़ा है उसको इन्वेस्ट कर पा रही है, कहीं उसका फंड ऐसे आइडल तो नहीं पड़ा, इन्वेस्ट करके रीप मैक्सिमम बेनिफिट। कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, क्या वो इजीली रियलाइजेबल है, या फिर ब्लॉकेज ऑफ फंड तो नहीं है उसमें कहीं। तो हमें कैश फ्लो चेक करना है, तो ऑडिटर की कैश फ्लो कैसे चेक करेगा, वो आउटफ्लो चेक करेगा कि इस जगह कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल। वो इनफ्लो चेक करेगा कंपनी इज टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, कंपनी का यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देखिए, हाउ वेल कंपनी टारगेट कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड, हाउ फंड लाइंग आइडल, हाउ फंड्स आर देयर फंड्स लाइंग आइडल, और कंपनी एबल टू मीट reap maximum benefit, what is the investment pattern of the company, is there easily realizable or not.
उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखेंगे हम कंपनी जो टारगेट कंपनी ने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाए 4-5 साल के ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली किस सिनेरियो पे बेस बनाए हैं और उसकी हम असम्पशन वर्किंग को चेक कर लेंगे। अगर वो हमें लगता है कि वो नॉट अचीवेबल है या फिर यस तो मैं उससे तो ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट उसको रिपोर्ट में मेंशन करेगा और थॉरोली चेक कर लेगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय लाइबिलिटीज भी ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट चेक करेगा। वो चेक करेगा कि कितने जॉब क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब आइडेंटिफिकेशन, कहीं एक्सेस वर्कफोर्स नहीं लगा रखा टारगेट कंपनी में। वो ये चेक करेगा कि जो हमने जो एवोल्यूशन कम टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन के लिए हम ओनली अर्निंग मेथड नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि सैलरी जो वेज को भी कंसिडर करेंगे फॉर करेक्ट वैल्यूएशन। इसमें हम ग्रेचुइटी का पेमेंट पीएफ ईएसआई ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड करके चलेंगे। हम ये देखेंगे जो फंड बेस्ड वैल्यू जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स हैं ईएसआई पीएफ, इनके लिए कंपनी ने फंड बना रखा है नहीं, और फंड नहीं बना रखा तो ये हो सकता है टारगेट कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज लगाई हो जो एक्वायरर के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, कम वो ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट ये भी चेक करेगा कि कंपनी ने इस सब देने का वादा तो नहीं करा जिसकी लाइबिलिटी हो सकता है शिफ्ट हो जाए एक्वायरर के ऊपर। या वो ये चेक करेगा कि कंपोजिशन ऑफ केएमपी क्या रहने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि जो केएमपी है वो मर्जर एक्विजिशन के बाद कंपनी छोड़ के चले जाए। वो इस बात को भी ध्यान में रख के चलेगा कि कौन से इम्पोर्टेंट केएमपी जो वो छोड़ के जा सकते हैं आफ्टर दिस डील। ठीक है, कंपनी में कौन कौन से लॉ लगते हैं, स्टैट्यूट लगते हैं, उसके लिए बना के रखेगा ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट। और अगर कंपनी कोई लीगल कंप्लाइन नहीं करती रेगुलरली तो इट लीड टू पेनल्टी चार्ज अंडर लॉ। तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बस, तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि ड्यू डिलिजेंस में क्या करते हैं, हम क्या क्या चेक करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंपनी हम देखेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कंपनी की भी, प्रमोटर की भी, अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क इंडिया एससी का कंप्लाइन करके बना हुआ है कि नहीं। टैक्सेशन देखेंगे, डिलीजेंस का कैश फ्लो चेक करेंगे कंपनी के पास एबल टू मीट हिज कैश फ्लो रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंटरनल एक्टिविटीज़। इसके लिए भी एक ऑडिट प्रोसीजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है हिडन लायबिलिटी एंड ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चेक करेंगे हम। उसकी वर्किंग मैनेजियल एम्प्लॉय के रिलेटेड लाइबिलिटीज़ क्या क्या आ सकती है। स्टैट्यूट भी देखेंगे भी कौन कौन से वेरियस स्टैट्यूट कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। देन अब आते हैं, ये तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ड्यू डिलिजेंस करते हुए हमारा अप्रोच आएगा हम अपने स्टेट विद ओपन माइंड, हम कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलेंगे एनीथिंग इन रॉन्ग टू आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट एंड आस्क फॉर एन क्वेश्चन, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल। इफ यू डू नॉट हैव एनी ग्रुप ऑफ पीपल इनसाइड योर फर्म, वी कैन हायर अदर एक्सटर्नल एक्सपर्ट for due diligence, get help in all areas, 360 view of the acquisition candidate, talk to customer, supply, your business partner and employee, take a risk management approach। हम मतलब जहाँ पे खतरा जाता है वहाँ पे फोकस करके हम उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। दैन उसका रिपोर्ट मतलब 5 चीज़ें, स्टार्ट विद ओपन माइंडेड, गेट द बेस्ट टीम people, get help in all the areas, talk to customer, supplier, business partner, employees, take a risk management approach and prepare comprehensive report। अब कंटेंट क्या कहने वाला है, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट कंपनी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड वेरिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, assessment of financial liabilities and valuation of asset, assessment of the network, SWOT analysis, and any suggestion about the before and after the proposed merger and acquisition। बस इतना ही है इंटेलिजेंस में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी होती है टू एस्टैब्लिश फैक्ट एंड एवेल्युएट द स्पेसिफिक सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में क्या है, ऑडिट क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू हम अपना ओपिनियन देते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, हमें सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज करते हैं कि ये फैक्ट हमारा निकला, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन को निकालिए। इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता है स्टैट्यूट में भी हो सकता है स्टैट्यूट के द्वारा गवर्न हो, जैसे एज पर सेक्शन 210, 212, 213, 216 ऑफ द कंपनी एक्ट। या फिर हो सकता है कि अपनी मर्जी से करा रहे हैं नॉन स्टैट्यूटरी पर्पस भी हो सकता है। लेकिन ऑडिट हमेशा
इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से ही गवर्न होता है। पीरियोडिसिटी ऑडिट की तो क्वार्टरली, फाइनेंशियल ईयरली, हाफ ईयरली होती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन की कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती है। नेचर क्या होता है, डिटेल स्टडी एंड एग्जामिनेशन, और ऑडिट होता है टेस्ट चेकिंग बेस पे। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट में होती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं होती। एविडेंस हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव चाहिए, ऑडिट में हमें परिस्थिति होती है, एविडेंस से काम चल जाता है। एंड ऑब्जर्वेशन, हमें यहाँ पे गैप का, ऑडिट में तो हमें गैप का वो कंप्लाई करना होता है, मतलब इंडियस और एएस का। और इन्वेस्टिगेशन में हम एनालिटिकल, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का यूज़ करती हैं। इन्वेस्टिगेशन में अपॉइंट कौन करता है, थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है, जबकि ऑडिट में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। रिपोर्ट हम इन्वेस्टिगेशन में उसी को करते हैं जिसने हमें अपॉइंट करा है, जबकि ऑडिट में हम मेंबर्स को, ओनर्स को रिपोर्ट इशू करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, सर ऑडिट का प्रोसीजर होता है, पहले प्लानिंग होगी, प्रोसीजर होगा, फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, फिर ओपिनियन बनेंगे। प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अब आज इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करते हैं, यहाँ वहाँ पे प्लानिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को डिफाइन करना, वहाँ पे प्रोसीजर, यहाँ पे डिटेल ऑडिट प्रोग्राम बनाना, वहाँ पे एविडेंस, यहाँ पे भी कलेक्ट एविडेंस कलेक्ट करना, यहाँ पे कंक्लूजन, यहाँ पे एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, जो हमारे रिजल्ट, कंक्लूजन, फैक्ट निकले उसका एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करना, ओपिनियन, यहाँ पे रिपोर्ट इशू करना। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हम डिटरमाइन करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उसको क्लियरली लिखेंगे, उसको उसमें कौन कितना पीरियड कवर्ड है वो मेंशन करके एक ईएल साइन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाते समय कितनी बातों को ध्यान रखना, नेचर ऑफ द बिजनेस, स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, इंस्ट्रक्शन जो हमें क्लाइंट से मिली है, अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द वर्क, हमें स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कितना इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना है और क्या ज़रूरत है, नेसेसिटी क्या इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन टू द पॉइंट होगा, ओनली रेलिवेंट मैटर्स पे होगा, अदर मैटर्स पे नहीं होगा, जिस पे डिसाइडेड है उसी पे रेलिवेंट मैटर पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होगा, जिसे बढ़ाया घटाया जा सकता है एज पर दिस चेकिंग। ठीक है, उसके बाद हमें उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस में क्या, हमें कॉन्क्लूसिव कन्विंसिंग एविडेंस चाहिए, हम उन एविडेंस को फिर एग्जामिन करेंगे, हेल्प लेंगे एक्सपर्ट्स की, और नॉट इंटरफेयर द रेगुलर वर्किंग ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, चार चीज़ें, obtaining the most convincing evidence, examining such evidence, help the external expert, and not interfere the regular work of the client। अब उसके बाद एनालाइज इंटरप्रिटेशन करेंगे फाइंडिंग का, जो हम केयरफुली एनालाइज करेंगे एंड कोरिलेट द फैक्ट एंड फिगर्स to reach the conclusion should be well reasoned और backed by the evidence होने चाहिए, और इंटरप्रिटेशन शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम डाउट होनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट इशू कर देंगे। रिपोर्ट में हम रिपोर्ट हमारी बेस होगी फैक्ट्स, अब हमारी क्या क्या फाइंडिंग निकली है और क्या क्या जो इंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने शुरू में दी थी। तो रिपोर्ट का कंटेंट क्या रहना है, ओनली रेलिवेंट मैटर होगा, एवरी वर्ड एम्बिगुएट नहीं होना चाहिए, मतलब नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं निकलनी चाहिए, कंक्लूजन लिंक्ड विद एविडेंस होना चाहिए, असम्पशन जो रीजनेबल होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए ऑब्जेक्ट से। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हम रिपोर्ट में लिखेंगे, प्रॉपर पैराग्राफ में होनी चाहिए रिपोर्ट। एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो हम मेंशन करेंगे रिपोर्ट में, और अपना ओपिनियन सबसे लास्ट में मेंशन करके चलेंगे। तो 8 बातें रिपोर्ट में होंगे, ओनली रेलिवेंट मैटर, एवरी वर्ड को कंसिडर किया जाएगा, नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, कंक्लूजन लिंक विद द एविडेंस होगा, असम्पशन रीजनेबल होना चाहिए, नॉन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेंशन होगा रिपोर्ट में, प्रॉपर पैराग्राफ में होगी। कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई इन्वेस्टिगेशन में तो अलग से मेंशन होगी, और ओपिनियन में शायद लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेटर को बहुत जगह प्रोफेशनल जजमेंट और डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता है, तो जो विच में भी चैलेंज बाय द अदर पार्टी, जिसके अगेंस्ट फाइंडिंग निकली है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तो ये इसकी हमेशा इनहेरेंट लिमिटेशन रहेगी। एक क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि अगर गोस्ट वर्कर, हमें कोई असाइनमेंट मिला जिसमें हमें गोस्ट वर्कर पैदा हो सकता है कि कंपनी में गोस्ट वर्कर है, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो हम उसका अटेंडेंस, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ वर्कर चेक कर लेंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, सरप्राइज विजिट कर लेंगे, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक करेंगे, वेज शीट्स को चेक कर लेंगे, एक्चुअल डिस्बर्समेंट ऑफ वेजेस चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आ सकता है स्पेशल इश्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन
उसके दौरान कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी, उसको कैसे डील करना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, हमें इन्वेस्टिगेशन में 100% वेरीफाई करनी चाहिए ट्रैम्पल बेसिस पे। तो इसका जवाब है इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। अगर कैश से रिलेटेड मैटर, कैश डिफेल्केटेड बाय द कैशियर, कैशियर ने कोई कैश चुराया, ये कोई ऐसा मैटर है तो हमें 100% चेक करना पड़ेगा एग्जामिन ऑल द कैश वाउचर एंड रिलेटेड। लेकिन अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी से कंसर्न है या वैल्यूएशन और से वो है तो हम सिलेक्टिव बेसिस पे टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। टेस्ट चेकिंग करने के लिए हम सैंपल लेंगे और सैंपल कैसा होना चाहिए, स्टैटिकली रिकॉग्नाइज्ड सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग एक स्टैटिकली रिकॉग्नाइज्ड मेथड से सैंपल निकाल के चेक करा हो, ठीक है। अगर इन्वेस्टर क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि हमें ऑडिटिंग स्टेटमेंट पे डाउट है, तो इन्वेस्टिगेटर तो नो पोजिशन ऑन रिलायंस ऑन द ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है क्यों, तो एस्टैब्लिश द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अगर इन्वेस्टिगेशन है तो एस्टैब्लिश वैल्यू ऑफ फिनिश ऑफ शेयर या अमाउंट ऑफ गुडविल निकालने के लिए, तो फिर हम इन्वेस्टिगेटर रिलाई कर सकते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। लेकिन अगर इससे हो सकता, अब देखो, अब जब इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन किया और उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है वो ऑडिटेड नहीं है, तो वो उसकी नेचुरल ड्यूटी बनती है कि वो इन फिगर्स, जो बुक्स के अंदर जो फिगर्स आ रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स आ रही है उसको प्रॉपर्ली चेक एंड वेरीफाई कर ले। लेकिन अगर वो बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली बनाए गए प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए उसके नीड के हिसाब से, तो वो इस पर रिलाई कर सकता है, ठीक है। अब क्या इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, तो हाँ, अगर उसको लगता है कि किसी मैटर पे उसे एक्सपर्ट के वो ओपिनियन लेना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो एक रिटन कंसल्ट लेगा क्लाइंट से और रेफ़र करेगा का उस इन्वेस्टिगेट एक्सटर्नल एक्सपर्ट के ओपिनियन को और उसको इनकॉर्पोरेट करेगा अपने रिपोर्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन्वेस्टिगेटर को अपने वर्किंग पेपर अपने पास रखने चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर है यस। इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट को शुड रिटेन हिज फाइल फुल ऑफ नोट्स इंक्लूडिंग ऑल वर्किंग पेपर, और वो वर्किंग पेपर शुड भी लिंक, जो वर्किंग पेपर है वो लिंक अप होनी चाहिए, जो फिगर शोन करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लाइंट की, और जो वो फिगर्स जो फाइनली प्रोड्यूस बाय द इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट है अपना लिंक होनी चाहिए, और वो लिंक करेंगे उसके इन्वेस्टिगेटर के वर्किंग पेपर में होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट को मैं एक WR ले लेना चाहिए क्लाइंट से अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने उसे अपॉइंट करा है। अगर ये सब उसके पास नहीं होगा तो कोर्ट में उसके फाइंडिंग्स को अदर पार्टीज चैलेंज कर सकती है, और उसके हो सकता है कि एडवर्सली इफेक्ट जिसके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ा है वो उसे चैलेंज कर सकती है, ठीक है। ये तो होते हैं इम्पोर्टेंट कुछ। अब क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्या इन्वेस्टिगेटर फ्यूचर स्टेटमेंट पे पे अपना कमेंट दे सकता है? नहीं। तो इवन इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज विलिंग टू ऑब्टेन फ्यूचरिक स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेटर शुड रिफ्यूज द फ्यूचरिस्टिक। वो ट्रेंड को शो कर सकता है अपने रिपोर्ट में, पर वो शुड नॉट प्रोजेक्ट ट्रेंड इन फ्यूचर इन एस्टैब्लिश वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। इन्वेस्टिगेटर जो भी अपनी रिपोर्ट में कोई भी ओपिनियन नहीं देगा, वो ओनली फैक्ट डिस्क्लोज करेगा, उसे क्या क्या फैक्ट मिले वो स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकता। शुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो बी फेयर टू बोथ पार्टिसिपेंट अबाउट डिस्प्यूट। ये तो कुछ चैलेंजेस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं। अब पढ़ते हैं, अगर कोई बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करना हो तो हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो हम अगर कोई बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो हम पहले उसका ओवरऑल पिक्चर समझेंगे, उसका फिर P&L देखेंगे, उसका बैलेंस शीट देखेंगे, उसका फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे उनके रिजल्ट्स का। तो ओवरऑल पिक्चर्स में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ओवरऑल पिक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बिजनेस और लेबर इंटेंसिव तो नहीं है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो लेबर इंटेंसिव है तो स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, उसमें रिलेशनशिप, उसका मैनेजमेंट का रिलेशन क्या है ट्रेड यूनियन के साथ, क्योंकि वो लेबर के साथ का रिलेशन उनके बिजनेस के फ्यूचर के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्या वो होलसेलर है या रिटेलर है। मैनेजमेंट का कैरेक्टर चेक करेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर चेक करेंगे जिसमें, ठीक है। और देखेंगे कि कौन जो कॉम्पिटिटर हैं का उसका बिजनेस के, वो कौन सी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, कहीं वो ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिटर या कोई छोटे कॉम्पिटिटर, मतलब किस पोजीशन
इन्जॉय कर रहे हो। अब चाहे इकोनॉमिक फैक्ट एंड पॉलिटिकल फैक्टर को हम कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कंपनी के पास सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ फंड बिजनेस है। इसके लिए यहाँ पढ़ते हैं कंपनी अपना के पास जो भी कैपिटल है वो फुल्ली यूटिलाइज कर रही है कि नहीं, या फिर नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है। बैलेंस शीट में हम ये चेक करेंगे कि कंपनी का जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है कंपनी के पास इतना सफिशिएंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। कंपनी के पास जो सेल्स और प्रॉफिट का ट्रेंड आ रहा है पास्ट में वो कैसा है, कंपनी के पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिख रहा है कंपनी को आने वाले फ्यूचर में कि नहीं। तो इससे हम ये देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर आर दीज सफिशिएंट। तो यहाँ पे देखते हैं द एडिक्वेसी ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर दीज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और नॉट। व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ द सेल एंड प्रॉफिट इन द फ्यूचर, whether the profit which business could be expected to maintain in the future, whether the business is operating is 100% capacity or improvement can be made to reach full productivity। ठीक है, उसके बाद आप P&L का आइटम चेक करेंगे। P&L के आइटम में हम मतलब P&L के आइटम में हम जो P&L की फिगर्स है उसको 5 से 7 साल की फिगर्स पीछे 5 से 7 साल की फिगर से कंपेयर करके देखते हैं। तो इसमें पहला आता है टर्नओवर। P&L में क्या दिखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है टर्नओवर मतलब रेवेन्यू प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है। तो हम देखेंगे प्रोडक्ट वाइज सेल देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट वाइज सेल पिछले 5 से 7 साल की वो प्रोडक्ट वाइज सेल बढ़ रही है कि घट रही है, किस प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट है, उनका मेजर कस्टमर कौन है, जो मेजर कस्टमर कौन है, जो वेरी वेरी लार्ज टर्नओवर विथ फ्यू कस्टमर, मतलब ऐसे कस्टमर होंगे जिनका बहुत मेजर टर्नओवर कंपनी का देते होंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े डेटर्स होंगे पर क्वांटिटी वाइज कम होंगे, जो वैल्यू में बहुत बिजनेस देते होंगे। और ऐसे वो होंगे जो बहुत छोटे छोटे कस्टमर होंगे पर उनकी बिजनेस कैपेसिटी बहुत कम होगी। कंपनी ने कहीं अपनी ऑर्डर बुक में फिक्टिशियस सेल तो बुक नहीं कर रखी है, तो बूस्ट अप द प्रॉफिट ये चेक करेंगे P&L में। वेज स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है लेबर आवर इनटू वेज रेट। वेज रेट देखेंगे कंपनी कहीं बिजनेस हाई वेज चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर रही है इन रिलेशन टू अदर बिजनेसेस जो सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। क्या बिजनेस हैज़ सफर्ड एनी कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइक तो चल रहा है कम, तो ये लेबर रिलेशन चेक करेंगे। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस चेक करेंगे। डेप्रिसिएशन पॉलिसी कंस्टेंट जो सालों साल चलती आ रही है वही है, या कंपनी ने अपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी में कोई चेंज लाया है, या कंपनी ने कोई रिवोल्यूशन करा अपने फिक्स सेट में। अगर फिक्स सेट में रिवोल्यूशन करा तो कंपनी ने एडिक्वेटली अपना डेप्रिसिएशन भी बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने अपना और इसके लिए कंपनी फिक्स सेट में लगता है इंडिया 16, तो कंपनी क्या इंडिया 16 से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। मैनेजल रिप्रेशन में हम ये कहेंगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 178 एंड शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं कंपनी में अपना मैनेजल रिमिशन प्रॉफिट से ज़्यादा रिमुनेशन तो नहीं बांट रही, अगर एज पर टाइम डिवोशन मतलब वो टाइम भी नहीं दे रहे डायरेक्टर्स हमारे इतना बिजनेस को, और हम उससे ज़्यादा उसको रिमुनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर कंपनी का कोई एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम है तो अलग से सेपरेटली शो होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि वो हमारे ट्रेंड को ऑब्सक्योर ना कर सके। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन चेक करेंगे कि हो सकता है कि कुछ ईयर्स में अनड्यूली हैवी इन सम ऑफ द ईयर मेजर रिपेयर एक्सपेंस हो रिपेयर मेंटेनेंस का, और कुछ ईयर्स में बहुत कम हो, जो हमारे ट्रेंड को ऑब्सक्योर कर सकते हैं। तो उसको हमें स्पेशली अटेंशन देना पड़ता है। मेंटेनेंस प्रोग्राम हर 3 से 4 साल में होना चाहिए, 3 से 4 साल में होता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यू टू अगर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में रॉन्ग अलोकेशन होगा तो ये भी हमारी बुक्स में हैवीली फ्लक्चुएशन का रीज़न बन सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा। ठीक है, फिर जो अनयूजुअल ईयर्स है जिसमें जो अनयूजुअल ईयर्स है जैसे कोविड का हो गया या कोई क्लैमिटी आ गई या कुछ हो गया, तो उन ईयर्स की समरी हमें अलग बनानी चाहिए और उसको अलग से एक्सक्लूड करके चलना चाहिए। 5 से 7 साल की समरी से हटा के एनालाइज कर देना चाहिए। ठीक है, यही था। अब बैलेंस शीट, अब उसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आता है फिक्स एसेट में देखेंगे कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस शीट में एज पर शेड्यूल 3 होता है जो फिक्स एसेट शो होता है वो कहता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, क्या ऐसे ही शो हो रहा है या नहीं, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो फिक्स एसेट कितने पुराने हैं। तो उसके लिए हमें फिक्स एसेट का एजिंग एनालिसिस करना होता है, जिससे हमें पता चले कौन सी ओल्ड और ऑब्सोलीट फिक्स एसेट है जिस विच नीड टू रिप्लेस। कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो कंपनी के टाइटल डीड किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे कि नहीं, अगर नहीं है तो कहीं कोई जॉइंट ओनर तो नहीं है, फिक्स एसेट का ये चेक करना।
कंपनी ने अगर अपना फिक्स एसेट वैल्यू कराया तो साथ ही साथ अपना डेप्रिसिएशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, इंडिया 16 का कंप्लाई कराया कि नहीं कराया, कंपनी ने का अगर कोई फिक्स एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया है कॉस्ट से, उसके जो बुक्स में वैल्यू आ रही है उससे कैरिंग अमाउंट से भी कम हो गया है, तो कंपनी को इम्पेयरमेंट करना पड़ता है। इस पर इंडेक्स 36 तो कंपनी ने इम्पेयरमेंट कराया कि नहीं कराया ये चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट, एक तो होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच इज मोर देन 1 ईयर होती है, और करंट जो मेजर करी जाती है कॉस्ट पे, और अगर इसकी कॉस्ट को वैल्यू करा जाता है तब जब अगर इसकी कोई परमानेंट डिक्लाइन हो जाए इसकी कॉस्ट में, तो हमें कैरिंग वैल्यू करानी होती है। तो हमें चेक करना है कि वो कराइए कि नहीं कराइए। और करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ योर वैल्यू विच एवरेज से लोअर पे दिखाई जाती है, तो एडिक्वली डिस्क्लोज करिए कि नहीं करिए, ठीक है ना। इन्वेंट्री हमें वैल्यूएशन पॉलिसी देखनी है कि इन्वेंट्री में कहीं प्रॉफिट एलिमेंट तो नहीं जुड़ा हुआ है। इन्वेंट्री का एजिंग एनालिसिस करना है कि कहीं नॉन मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं शो हो रही बैलेंस शीट में। अगर हो रही है तो वो इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा रही होगी, जो कि सही नहीं है। कोई इन्वेंट्री अगर हेल्ड फॉर बाय थर्ड पार्टी हो तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। WIP वैल्यूएशन, जो इन्वेंट्री वर्किंग प्रोग्रेस में तो हमें उसकी वैल्यूएशन चेक करनी होगी। एग्जामिनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द WIP एज डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल, तो हमें इसमें ये देखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एडिक्वेटली बनाया कि नहीं बनाया। क्रेडिट पीरियड एंड डिस्काउंट पॉलिसी, तो हमें ये चेक करना है क्योंकि क्या नेसेसरी थी कि कंपनी ने क्रेडिट पीरियड दिया है जो सेल्स को अफेक्ट करता है। कंपनी की सेल्स गिर तो नहीं रही जिसको बूस्ट करने के लिए कंपनी ने क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउ करा है जिस, ठीक है। एजिंग एनालिसिस करना है कि हमारा पैसा कितना ब्लॉक्ड है। क्लासीफाई करना है अपने डेटर्स को इन देयर एज में, और डिस्क्लोज करने की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और नंबर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल जो कि ब्लॉक्ड है, और एनालिटिकल प्रोसेस करना जैसे डेटर टू सेल्स रेशियो हम कर सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एसेट हमारे रेडिली रिलायबल है, जैसे मोस्ट इन्वेंट्री होता है रेडिली रिलायबल, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, ये तो बात की चलेगी। आइडल एसेट को आइडेंटिफाई करके चलना है कौन कौन से हमारे प्लांट एंड मशीनरी है विच जो अभी तक पुट टू यूज़ में नहीं हुआ है, तो हमने अपने बुक्स में नहीं दिखाए होंगे, तो वो हमारा आइडल पड़ा हुआ है। जो फिक्स एसेट जो अवेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन है वो भी अभी तक हमने बुक्स में नहीं दिखाए होंगे, वो आइडल एसेट है। कंपनी के पास लार्ज कैश एंड बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ा है, कंपनी कुछ नहीं कर रही, वो एक तरह से फिर आइडल ही पड़ा है, ठीक है। लाइबिलिटीज, कंपनी ड्यू डिलिजेंस, जो हमने ड्यू डिलिजेंस में करना हिडन लाइबिलिटीज़ वाला पॉइंट, तो वो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये आएगा कंपनी ने अपनी सारी लाइबिलिटी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी, कोई हिडन लाइबिलिटी तो नहीं है। टैक्सेशन में हम देखेंगे एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ टैक्स बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। रीअसेसमेंट, कहीं कंपनी का कोई पुराना असेसमेंट ओपन तो नहीं पड़ा हुआ है, और कहीं कंपनी को जिसके ऊपर कंपनी की डिमांड नोटिस आ सकती की लाइबिलिटी आ सकती है, और कंपनी को उस पर पैसा देना पड़ सकता है विद पेनल्टी। कहीं कंपनी ने एडिक्वेट डिटेल टेम्परेरी टैक्स बेनिफिट बना के बुक्स में डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है। फिर आता है कंपनी का कैपिटल, डेट इक्विटी मिक्स, कंपनी का मतलब डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कहीं इक्विटी से ज़्यादा तो नहीं, इसे हाई गियर्ड कैपिटल कहते हैं, और ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे क्या क्या होता है, लोग इक्विटी कैपिटल वुड हैंडीकैप द कंपनी रेजिंग टू, इससे क्या होता है कि कंपनी का डेट प्लस प्रेफरेंस इक्विटी से ज़्यादा हो तो कंपनी फ्यूचर में पैसा इक्विटी से पैसा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो हाईली डेट लीवर्ड होगी, हाईली गियर्ड कैपिटल होगा उसका। व्हेन कैपिटल हाईली गियर्ड इट वुड अफेक्टिव और इट वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल। तो ठीक है, दूसरा है फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल और कैपिटल के बीच में एक रीजनेबल कंपैरिजन होना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं हो सकता, कैपिटल से ज़्यादा फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। टर्म्स ऑफ इशू जो कंपनी ने अपनी कैपिटल इशू करी है उसके टर्म्स चेक कर लेना, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर पे लॉक इन पीरियड लगा हुआ है तो इससे भी कंपनी की वैल्यू ऑफ शेयर गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर में हम 3 चीज़ देखते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल फिक्स एसेट, फ्यूचर मेंटेनेबल और टर्नओवर, फ्यूचर मेंटेनेबल और प्रॉफिट, एंड फ्यूचर मेंटेनेबल ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर मेंटेनेबल ऑफ टर्नओवर पे आ सकता है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इसका कोड वर्ड है TMC इज पॉलिटिकल पार्टी, T फॉर ट्रेंड। कंपनी का जो पास्ट सेल रिकॉर्ड है उसका स्टेबल है, इंक्रीजिंग है या फ्लक्चुएटिंग है, ये चेक करेंगे। मार्केट वैल्यू, कंपनी ने अपना एडिक्वेट मार्केट शेयर क्रैप कर लिया है, या कंपनी इज एबल टू मीट एबल टू एक्सप्लॉइट न्यू मार्केट शेयर, is it possible to extend the sale into new market, और company able have been fully exploited, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज एस्टिमेशन भी बना के चलेंगे। कंपटीशन देखेंगे कि कहीं कंपनी का कंपटीशन ऐसा तो नहीं है कि कंपटीटर आके मार्केट में चीपर रेट
पर प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कंपनी का कंपटीशन देखेंगे कि डिमांड फॉर कंपटीशन प्रोडक्ट कहीं बढ़ तो नहीं रही है। और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंसिडरेशन कंपनी गवर्नमेंट ने कोई कहीं ऐसी पॉलिसी लाई है जो कंपनी के फेवर में हो, जिससे कंपनी एक्सपोर्ट कर सके, तो प्रमोट द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट फॉर गुड्स इन टू अदर कंट्रीज और नॉट। ठीक है। एक आता है FMP, फ्यूचर मैनेजमेंट पर प्रॉफिट का डिटेलिजेंस करना। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे उसके में फ्लक्चुएशन तो नहीं, फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट नहीं है। अगर कोई फ्लक्चुएशन को एग्जामिन करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फिर डिटरमाइन करेंगे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि इन फ्लक्चुएशन के लिए। एबिट एनालिसिस करेंगे, मतलब एक स्टेटमेंट बनाएंगे आने वाले 4-5 साल की, जिसमें प्रॉफिट शो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड एनालाइज द फैक्टर फॉर द फ्लक्चुएशन। कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न देखें, मतलब PBT डिवाइडेड बाय कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न होता का फॉर्मूला होता है, कंपनी हम ये रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कहीं ये स्टेबल इंक्रीजिंग है या डिक्लाइनिंग है, और फिर इसका रीज़न आइडेंटिफाई करके देखेंगे। अगर ये डिक्लाइनिंग है तो इन्वेस्टमेंट नॉट कमर्शियल एडवाइजेबल, तो इन्वेस्टमेंट इसे एडवाइजेबल नहीं है इस कंपनी के अंदर। और अगर ये स्टेबल या बढ़ रहा है तो कंटिन्यू एंड सेम रेट ऑफ प्रॉफिट है डन इन पास्ट, तो इसका मतलब वो जैसे पास में कमाया ना वैसे ही वो फ्यूचर में कमाएगा। तो वो तो मतलब FMP के लिए हम क्या 4 चीज़ें देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न स्टेबल है कि इंक्रीज है या डिक्लाइनिंग है। एबिट एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, और फ्लक्चुएशन ऑन प्रॉफिट चेक करेंगे, और उसका रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे फ्लक्चुएशन का रीज़न क्या है। उसके बाद आता है फ्यूचर मेंटेनेबल ऑफ फिक्स एसेट। इसमें हम ये देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट की नीड तो नहीं है, और है तो कितना अमाउंट लगेगा एसेट को रिप्लेस करने में, और कंपनी की कहीं कोई टेक्नोलॉजी कोई ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, कोई पुरानी तो नहीं है जिसको रिप्लेसमेंट की नीड हो। वर्किंग कैपिटल में हम ये चेक करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वैल्यू रेशियो चेक करते हैं, लॉन्ग ड्यू क्रेडिटर पे कितना पैसा हमारा पेंडिंग है देना, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है। ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक होती है एज पर स्टैट्यूट, एक पर नॉन स्टैट्यूट मतलब 210, 212, 213, 216 में जो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और जो नॉन स्टैट्यूट है, जैसे कि अगर कोई इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो वो चाहेगा कि आज के आने से पहले वो उसको कैपिटल और गुडविल दोनों देनी पड़ेगी, तो वो चाहेगा ना कि मैं जो जिस मेथड पे गुडविल दे रहा हूँ फर्म को, वो गुडविल का मेथड सही है कि नहीं है, तो वो फर्म की चेकिंग कराकर वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोजली हेडेड कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन, आप वो लिस्टेड है नहीं तो उसकी वैल्यूएशन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर बैंक है, जिसको बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको लोन देना कंपनी को, या कंपनी या नॉन कंपनी को इसकी भी, तो वो भी तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, वो इसमें आएगा। तो वो क्या क्या चीज़ इन्वेस्टिगेशन करेगा वो इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड के अगेंस्ट भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो किसी चीज़ का फ्रॉड के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। तो फ्रॉड में हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरी फॉर्म है जिसको हम खरीदना चाहते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ना पैसा डालने से पहले, तो यहाँ पढ़ेंगे। कोई प्रॉफिट फाइनेंशियल फ्लो का कोई फोरकास्ट बनवाया हमने कंपनी का, तो हम उस फोरकास्ट को चेक करवाएंगे ना कि वो सही है कि नहीं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं इनकमिंग पार्टनर। अगर कोई इनकमिंग पार्टनर है तो हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, तो अगर कोई इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। हम फर्म की हिस्ट्री देख करेंगे, हम फर्म का पार्टनरशिप चेक करेंगे, फर्म की एसेट लाइबिलिटी देखेंगे कि एसेट लाइबिलिटी जो टेंजेबल एसेट्स है वो बैक्ड बाय पार्टनर इन्वेस्टमेंट, और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू चेक करेंगे। हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी चेक करेंगे। हालांकि सर्विस सेक्टर की अगर इंडस्ट्री है तो उसमें ये टेंजेबल एसेट और मायने नहीं रखते, हमें इंटेंजिबल एसेट्स और प्रॉफिट्स और रेवेन्यू चेक करना चाहिए। अगर हम फर्म का ऑर्डर ऑफ क्लाइंटेज देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की पोजीशन ऑफ द ऑर्डर इन हैंड कितने हैं, और क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेज क्या है। लोन्स एंड फाइनेंस कंपनी ने कहीं फर्म ने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा पहले से, उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, स्क्रूटनी एसेट यूजफुलनेस एंड उसकी इम्प्लीकेशन। अगर हमने लोन फर्म नहीं प्रोवाइड कर पाती तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, हम वो चेक करेंगे। फर्म के की पर्सनल एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, उनका कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ द की पर्सनल एम्प्लॉयड,
ठीक है। रीज़न फॉर एडमिशन क्या है, मतलब जिस अगर न्यू पार्टनर को एडमिशन करवा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रेडिंग पर पार्टनर वॉज द ओनली एक्टिंग पार्टनर एंड वी आर कमिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो फिर तो फॉर्म चल नहीं रही। ठीक है। उसके बाद हम गुडविल का मेथड देखेंगे कि गुडविल का मेथड सही है कि नहीं है। कोई स्पेशल क्लॉज देखेंगे, कहीं कोई स्पेशल क्लॉज तो नहीं डाला फॉर्म की डीड में जो कि सही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मिस्टर एक बी और ए और बी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी एक न्यू पार्टनर है, अपन उसमें फॉर्म की डीड में लिखा होता है अपॉन अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पप्पू, तो डी द सन ऑफ द बी इज बिकमिंग अ न्यू पार्टनर विदाउट एनी शेयर ऑफ द गुडविल। तो ऐसी कोई स्पेशल क्लॉज तो नहीं डाला वो पार्टनरशिप टीम में, हम वो चेक करके चलेंगे। बस इस पार्टनरशिप में तो नहीं था। उसके बाद आता है अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। तो प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का वैल्यूएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है नेटवर्थ बेसिस मेथड, एक होता है अर्निंग यील्ड बेसिस मेथड। ठीक है। तो हमें पहले ही चेक करना पड़ेगा कि पर्पस क्या है इस वैल्यूएशन को चेक करने का, कि इन्वेस्टर चेक करा रहा है कि बैंक कर चेक करा रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग एनी लोन। ठीक है। क्योंकि अभी दूसरा नेसेसिटी क्या है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं ट्रांसफ़र पे, तो उसका फ्रीली मार्केट नहीं होता, उसका वैल्यू इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये दो मेथड है, नेटवर्क बेसिस और अर्निंग यील्ड। नेटवर्क बेसिस में एक नेटवर्क कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर प्लस रिटर्न शेयर प्लस या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में एसेट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। ठीक है। उसके बाद यील्ड, यील्ड में हम क्या करते हैं, अर्निंग यील्ड में क्या कहते हैं 5 से 7 साल का प्रॉफिट जो होता है, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं पिछले 5 से 7 सालों का, उसको एक कैपिटलाइज रेट से डिवाइड करके उस फॉर्म की वैल्यू निकाली जाती है। और इसमें अब इसमें ये हो सकता है कि प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल, उसमें से एक्सटर्नल आइटम हटा के प्रॉफिट लोगे, और लेकिन जो आप रेट लोगे कैपिटलाइजेशन का वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हमें, ठीक है, और हमें ये प्रोविज़न भी लेके चलना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर एंड रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी हमेशा शेयर के ट्रांसफ़र पर हमेशा रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उसकी वजह से हम जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन रेट है वो हाई लेके चलेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम लेके चलेंगे उस प्राइवेट कंपनी की कोई कॉम्पिटिटर कंपनी अगर वो लिस्टेड मार्केट में, तो उसकी क्या वैल्यू है उसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। इस पर अब ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अर्निंग यील्ड और ये। हाँ। अब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन देता है तो वो क्या क्या पहले बैंकर क्या चेक करेगा, इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट तो बाद में आता है, पहले बैंकर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या व्हाट पर्पस क्या पर्पस है कि वो लोन दे रहा है, पर्पस ऑफ लोन क्या है। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑन लोन सबमिटेड द बोरोअर, वो बोरोअर कुछ नहीं सॉरी, अगर किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर लोन या देना है, लोन एडवांस देना है कंपनी को, तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट क्या क्या चेक करेगा, वो देखेगा कि लोन क्यों लिया था, उस कंपनी को लोन की क्या जरूरत थी, और शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बैंक ने प्रोवाइड कर दी, सबमिट कर दिया बोरोअर को कि नहीं, वेदर कंपनी जो लोन ले रही है उसके ऑथराइज है बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू बोरो मनी फॉर दिस पर्पज विच फॉर विच लोन विल बी यूज्ड, otherwise it would be ultra virus. And history of growth of the entity and its performance from last 5 years. लोन एप्लीकेशन देखेंगे यानी बैंक एंड फाइनेंशियल, अगर उसने कंपनी ने किसी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई लोन की एप्लीकेशन दी और वो रिजेक्ट हो गई है तो उसका रीज़न ऑफ रिजेक्शन क्या क्या है, ये चेक करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करेगा, वो ये हो गया बैकग्राउंड चेक करेगा, वो ये बैकग्राउंड चेक करेगा लोन देने से पहले। ठीक है। दूसरा अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, वो और क्या कैसे करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा, वो कैसे करेगा, कंटेंट इनकम स्टेटमेंट पिछले 5 साल की प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट मंगवाएगा और उसमें वेरियस आइटम, इनकम, एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सबको एनालाइज करेगा, फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट, इन सबको देखेगा, रेशियो एनालिसिस करेगा। रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल, ट्रेंड देखेगा प्रोडक्ट वाइज सेल की, डिक्लाइनिंग है कि वो इंक्रीजिंग है, ब्रेकअप करेगा एनुअल सेल को प्रोडक्ट वाइज एंड शो देयर ट्रेंड्स। ठीक है। ये अब अगर ये तो 3 चीज़ें हो गई। जब बैंक लोन देता है, एडवांस देता है, तो इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट को हायर करता है कि आप इस कंपनी को हम लोन देने जा रहे हैं, आप पहले इसका बैकग्राउंड चेक करिए, तो बैकग्राउंड में वही 5 पॉइंट हो गए
कि पर्पस क्या है, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट दिया है कि नहीं दिया, कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल देख लिया, एक ग्रोथ पिछले 5 साल की हिस्ट्री देख ली, ग्रो परफॉर्मेंस देख ली, लोन एप्लीकेशन फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने उसकी इनकम स्टेटमेंट देख लिया, रेशियो एनालिसिस कर लिया, ट्रेंड देख लिया प्रोडक्ट वाइज सेल्स का। अब उसकी बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी आ रही है वो चीज़ें करेंगे। तो इसमें सेम वो पॉइंट लिख देना है जो हमने अभी पीछे पढ़े थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्स एसेट में कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन शो होना चाहिए, रिवैल्यूएशन तो डेप्रिसिएशन बढ़ा के दिया होना चाहिए, इंडेक्स 16 का कंप्लाई होना चाहिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पॉलिसी, प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आपको कोई ऑब्सोल्यूट आइटम्स मूविंग नॉन मूविंग नहीं होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल डेटर एजिंग क्रेडिट डिस्काउंट वगैरह तो नहीं दिया। ये सब अब वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉड। अगर किसी फ्रॉड कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है और उसकी वजह से हम अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट फ्रॉड को कैसे किस एरिया को डिटेक्ट कैसे पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है और उसके ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएगा उस फ्रॉड को चेक करने के लिए हाँ फ्रॉड हुआ है कि नहीं। तो आइए 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 एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम बस। हाँ ये रहा। तो कौन क्या हो अब फ्रॉड में मेनली हो सकता है कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट में हो सकता है, कैश पेमेंट में हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल में हो सकता है, सब सप्लायर लेजर डेटर्स लेजर में हो सकता है, सप्लायर लेजर में हो सकता है और इन्वेंट्री में हो सकता है। बेसिकली 5 चीज़ों में फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले पढ़ते हैं कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट में कैसे कैसे फ्रॉड होगा, इशूइंग द रिसिप्ट विथ फुल अमाउंट एंड एंटरिंग द वैल्यू इन दी एंटरिंग इन द पार्ट अमाउंट एंटरिंग इन दी काउंटर फॉइल। ठीक है, showing larger cash discount than actually allowed, adjust cash seal with credit seal, write off good debt as a bad, undercasting the receipt of the cash book, overcasting the payment of the cash payment। ठीक है, ये तरीके हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, तो कैश सेल को 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वाचिंग ऑफ द कैश पे 100%। कैश सेल वर्सेस रिसिप्ट, जो हमने कैश सेल करी है तो उसका लेजर और जो हमने रिसिप्ट इशू करी होगी कैश की उसको रिकनसाइल करके देखेंगे। अगर हमने कोई कैश डिस्काउंट दिया तो उस पर स्पेशल अटेंशन देकर उसका रिव्यू करेंगे। जो हमने विड्रॉ करी है बुक्स में विड्रॉ करी है तो वो विड्रॉ एंट्री फ्रॉम द बुक्स एंड एंट्री इन द विड्रॉल एंट्री इन दी पासबुक को आपस में रिकनसाइल करेंगे। सेम अगर हमने डिपॉजिट करा होगा बैंक में तो डिपॉजिट एंट्री इन दी बुक्स एंड डिपॉजिट स्लिप ऑफ द बैंक आपस में रिकनसाइल करके देखेंगे। कोई डुप्लीकेट कार्बन कॉपी से रिसिप्ट कैश रिसिप्ट को चेक करेंगे। ठीक है, अब इनफ्लेटिंग कैश पेमेंट कैसे हो सकती है, हमने कोई डबल पेमेंट इन्वॉइस कर दी, हाउ डबल कैश पेमेंट बढ़ जाएगी। अगर कोई हमने पर्सनल एक्सपेंस पे कर रखा हो बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंस पे कर रखा हो आउट ऑफ द बिजनेस ऑन शोइंग एज ए बिजनेस एक्सपेंस, withdrawing of unclaimed credit balance of the customer and falsely credited in the account of the party, false adjustment of the refund in the account of the customer, wrong totaling in the wage sheet। ये हो सकता है। इसको पकड़ने का तरीका क्या क्या है, हम वेज पेमेंट के सिस्टम जो वेज पेमेंट का सिस्टम है उसको रिव्यू करेंगे, सप्लायर पेमेंट चेक करेंगे, उसको रिकनसाइल करेंगे। POGRN जितना POGRN में अमाउंट है उतना ही सप्लायर ने पेमेंट कर लेजर में पेमेंट शो होनी चाहिए। तो सप्लायर से कंफर्मेशन ले लेंगे। पैटी कैश बुक का 100% वाउचिंग वेरिफिकेशन होगा। पेमेंट एंट्री को रिकनसाइल करेंगे आप बैंक की पासबुक से, जो पेमेंट हमने बैंक से करी है उस वो एंट्री हम बैंक की पासबुक से रिकनसाइल कर लेंगे। ऑल बैंक पेमेंट चेक विद दी बिल बुक, जितने भी बिल पेबल है वो बिल बुक से आपस में रिकनसाइल कर लेंगे। ठीक है, अब सप्लायर लेजर में फ्रॉड कैसे हो सकता है, फिर डुप्लीकेट इनवॉइस इशू कर दिया हो, सप्लायर ने डबल इनवॉइस कर दिया हो, या फिर क्रेडिट नोट को सप्रेस कर रखा हो, विड्रॉ अमाउंट अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर, एक्सेप्टिंग द परचेज इनवॉइस एट प्राइस कंसिडर्ड हायर देन दी मार्केट प्राइस। ठीक है, ये चार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रॉड के शक पैदा होते हैं कि फेक इनवॉइस इशू कर दिया हो, सप्लायर ने क्रेडिट नोट को सप्रेस कर दिया हो, या फिर विड्रॉ दी अमाउंट अनक्लेम, मतलब हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसने विड्रॉ दी अमाउंट अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर, या फिर एक्सेप्ट द परचेज इनवॉइस एट हायर अमाउंट। ठीक है, तो उसके लिए इसके चेकिंग मैकेनिज्म क्या होगा, 3-वे मैकिंग, परचेज जर्नल, GRN एंड परचेज इनवॉइस को आपस में रिकनसिल करके देख लो। क्रेडिटर से कंफर्मेशन ले लो, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो विद रिस्पेक्ट टू PO इशू, जो PO इशू का कंट्रोल है उसको चेक करो कहीं वहीं पे तो शो नहीं है कि फेक PO या बढ़ा के PO इशू कर दिया हो। फिर कस्टमर लेजर में फ्रॉड कैसे हो सकता है,
फेक रिबेट या डिस्काउंट दे जाओ, टीमिंग एंड लीडिंग कर रखी हो, एक का पैसा लेकर रिकवर करके अपने पास रख लिया और भी दूसरे का पैसा तीसरे में सेटल कराओ, चौथे का पैसा तीसरे में सेटल कराओ, ऐसे या सेल्स रिटर्न में गलती हो तो उसको कैसे करोगे? सेम एक्सटर्नल कन्फर्म डाटा कन्फर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को सेल्स रजिस्टर से रिकनसाइल करके देख लो। और जो स्पेशल एडजस्टमेंट है जैसे कि राइट ऑफ अलाउंसेस, उस पर स्पेशल अटेंशन दो। अब जो लेजर में कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, मतलब जिसका बैलेंस ज़ीरो आ रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन आ रही है, तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एक बार रिकन्फर्म करवा लो डेटर से कि उसमें जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है। अब इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे हो सकता है? इन्वेंट्री डैमेज गुड्स की इन्वेंट्री अभी तक बुक्स में करी हो, या फिर हमने क्वांटिटी इनफ्लेट करके दिखा रखी हो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर रखा हो, या एम्प्लॉय ने सीधा सीधा चोरी कर रखी हो, या थेफ्ट ऑफ गुड्स बाय अदर पर्सन। तो हम इसमें क्या करेंगे? इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे कि इन्वेंट्री कैपेबल इनकम है। हम ये पहले पता करेंगे कि इन्वेंट्री क्या इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह के केस में कॉल्यूजन इन नंबर ऑफ पर्सन का इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, तो हम पूरा एंटायर सिस्टम जिसमें इन्वेंट्री का रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच प्रोसेस को चेक करेंगे। एंटायर सिस्टम ऑफ द रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच प्रोसेस चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि अब ये सब चेक करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो ये नहीं होगा तो ये चेक नहीं हो सकती। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इन्वेंट्री काउंट का, कि फिजिकली इन्वेंट्री कितनी हेल्ड करती है और कितनी बुक्स में शो हो रही है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखेंगे कि रिसिप्ट और इशू का पर्सन एक ही है कि अलग अलग। अगर सिंगल पर्सन है तो इट विल वाइडन द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। फिर GR गुड्स गेट एंट्री से चेक करेंगे जो भी ऑल रिसिप्ट एंड इशू इन्वेंट्री रिकॉर्ड इन द इन्वेंट्री बुक शुड बी वेरीफाइड बाय एंट्री इन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, गेट इन एंड गेट आउटवर्ड रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज रिगार्डेड परचेज एंड सेल। जो हमारे परचेज सेल्स में जितनी भी हमें परचेज सेल्स का लेजर है जो भी है, उसको हम गेट एंट्री से मैच करके देखेंगे। जो जो परचेज हुई है वो गेट इन में आना चाहिए, जो जो सेल हो गेट आउट से बाहर होना चाहिए। उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। फर्दर एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न है उसको केयरफुली चेक करेंगे इन्वेंट्री बुक्स में। और फिर जो टोटल देखेंगे, टोटल ऑफ द इन्वेंट्री बुक शुड बी चेक्ड। और फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे मतलब इन्वेंट्री का। और फाइनली रिकनसाइल करेंगे जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन शॉर्टेज है और जो गेट एंट्री में शॉर्टेज है वो आपस में रिकनसाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है। ठीक है। अब आते हैं फ्रॉड के इंडिकेटर। ये सब नहीं ज़रूरत है, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को हम खरीदना सोच रहे, कोई प्रोप्राइटरी फॉर्म, कोई इंडिविजुअल, कोई HUF, कोई फॉर्म को हम अगर खरीदना सोच रहे हैं तो हम उस केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम देखेंगे। रीज़न ऑफ सेल क्या है, उसका इफेक्ट ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट, मतलब उसका टर्नओवर इफेक्ट पे क्या फैक्टर है, उसका लीज क्या लेंथ है, कोई जो उसका पेटेंट को अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो कितना बचा हुआ है, एज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ की एज क्या, कहीं कोई पेंशन ग्रेचुइटी लाइबिलिटी की अराइज हो जाए, पेंशन और ग्रेचुइटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाए। बल्क सेल टू कस्टमर, मतलब कस्टमर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बल्क सेल होती है कि सिंगल या सिलेक्टेड कस्टमर को जिसके ऊपर पूरे बिजनेस डिपेंड करता हो, तो अगर वो हट जाएंगे तो पूरा बिजनेस हिल जाएगा। एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चेक करेंगे। अगर वो कंपनी लिमिटेड कंपनी है तो हम ये चेक करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर देखेंगे, राइट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर देखेंगे, मॉर्गेज देखेंगे और प्राइस देखेंगे जो कोटेड है सिक्योरिटी एक्सचेंज में और जो अनकोटेड है वैल्यूएशन में। अनकोटेड है तो उसका वैल्यूएशन करेंगे नेटवर्थ और अर्निंग यील्ड के थ्रू। ठीक है, फोरकास्ट वाला आप छोड़ सकते हो। ठीक है। अब आता है फ्रॉड। फॉरेंसिक अकाउंट में हमें तीन चीज़ पढ़नी है। एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन, एक फॉरेंसिक अकाउंट प्रोफेशनल की डेफिनेशन, इनका ऑडिट और फॉरेंसिक में क्या डिफरेंस है, इनका प्रोसीजर, इनका रिपोर्टिंग पार्ट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन विच आर यूज्ड टू स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड टू ट्रैक एंड कलेक्ट द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट। फ्रॉड फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कि में CA की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑडिट में CA की ज़रूरत होती है। इसमें सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, इसका सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसका स्टैंडर्ड FAIS है, जबकि इसका SA होता है। फॉरेंसिक का ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉड एक्चुअल में हुआ होता है उसको चेक करना, उसमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं ये पता लगाना। इसमें इसका ऑब्जेक्ट होता है ओपिनियन एक्सप्रेस करना। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंटिव इन डेप्थ चेकिंग करते हैं, जबकि ऑडिट में हम क्या करते हैं सब रैप फैप और DOC करते हैं।
पीरियड इसका डिफाइन नहीं है, एक कितना सिंगल ट्रांजेक्शन का भी हो सकता है और कितने भी पुराना हो किया जा सकता है। जब इसका पीरियड डिफाइन है फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट होता है और बैलेंस शीट आइटम रेगुलेटरी एंड प्रॉपर्टी, और इसमें हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं और इसमें राइटियसनेस, प्रॉपर्टी मतलब राइटियसनेस की वो ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं उसको चेक करते हैं। और कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कौन प्रोपरेटर है, जबकि हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं करते, हम सीधा अपना ओपिनियन देते हैं कि ओ ए और डी ओ। फोकस इसका नैरो है, इसका वाइड जर्नल है, ठीक है। और फॉरेंसिक का एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, जबकि ऑडिट का एविडेंस ऑडिट कोर्ट में लिखा जाता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल क्या होता है, जो इसका कोड वाला रिजल्ट जो रिटेन करके चलता है फाइनेंशियल बिजनेस मैटर को। क्यों कर रहा है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, समराइज एंड प्रेजेंट। रिटेन करेगा, एनालाइज रिटेन करेगा फाइनेंशियल बिजनेस मैटर, फाइनेंशियल बिजनेस रिलेटेड मैटर को टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड समराइज एंड प्रेजेंट करने के लिए। इंगेज है पब्लिक प्रैक्टिस में या फिर एम्प्लॉय है, या तो मतलब खुद की फर्म है या फिर एम्प्लॉय है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी जगह पे। SFIU ऐसी हैविंग स्पेशलाइज नॉलेज है अबाउट द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक का, कि फ्रॉड कैसे होता है, एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वेरियस फैक्ट फ्रॉड इन्वॉल्व, कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, और उसके बाद ट्रेनिंग है, मतलब टू लुक बियॉन्ड द नंबर्स। ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? मैनिपुलेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डाइवर्जन ऑफ द फंड, टैक्स इवेजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सस्पिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर IBC। स्टेप देखो, जैसे नॉर्मली ऑडिट में होता है इंगेजमेंट, प्लानिंग, प्रोसीजर एंड एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन, वैसे इंगेजमेंट मतलब इनिशियलाइजेशन, प्लानिंग, प्लान, डेवलप प्लान, प्रोसीजर एंड कलेक्ट एविडेंस, कंक्लूजन, परफॉर्म एंड एनालाइज, ओपिनियन, रिपोर्टिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग एक्स्ट्रा एक होता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में यहाँ से पढ़ेंगे। प्रोसीजर क्या है? पहले क्लाइंट मीट करो, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब कहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। क्लाइंट मीटिंग में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या फ्रॉड हुआ है या क्या शक है, किस ट्रांजेक्शन में शक है, जिस चीज़ का हम चेक करना है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर मीटिंग एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नॉलेज अबाउट पता चलेगा, फिर हम ना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे जो हमें अचीव करना है। इट इन्वॉल्व प्रोसीजर लगाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, कैसे कि हम ढूंढेंगे कौन से डॉक्यूमेंट, एसेट एंड प्रूफ ऑफ इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉड हुआ कैसे है, और एविडेंस लेंगे कि टू आइडेंटिफाई द सफिशेंट, ऐसे एविडेंस जो सफिशेंट होने चाहिए टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। फिर एनालाइज करेंगे कि डैमेज कितना हुआ है, एसेट को ट्रेस करेंगे, समराइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको समराइज करेंगे चार्ट और ग्राफ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट इशू करेंगे, ये वाला हमने आगे नीचे पढ़ते हैं। फिर कोर्ट में हम अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, और एनी टीम मेंबर में कॉल्ड अप इन्वेस्टिगेशन लाइक टू लीड टू लीगल proceeding against the suspect. Any team member may call to court to describe the evidence and they have to gather and explain how suspects were identified, ठीक है। अब आता है रिपोर्ट कैसे होती है? रिटर्न होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उसमें जो फैक्ट है वो बैक्ड बाय द एविडेंस होना चाहिए। रिपोर्ट जो प्राइमरी स्टेक होल्डर जिसने हमें अपॉइंट करा है, मे बी बैंक ने, पुलिस ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा? टाइटल, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, लीव, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, एग्जीक्यूटिव समरी, रेफरेंस, अगर हमने कोई एक्सपर्ट का यूज़ करा है तो फैक्ट लिखा जाए, स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि हमने FIS का पालन करके अपना इन्वेस्टिगेशन करा है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग करी है, लिस्ट ऑफ फंडिंग जो हमें मिली है और उसके बैक्ड बाय द एविडेंस कौन कौन से हमारे पास के लिए क्या क्या एविडेंस है, अजम्पशन जो हमने अगर ली है तो इफ़ एनी, और कंक्लूजन जो हमने निकाला उसके बाद। जो जनरली क्या है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट डिसाइड करते हैं स्टेक होल्डर जिसने हमें अपॉइंट करा है, या फिर कोई स्टैट्यूट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कि FIS है, ठीक है। डिस्कशन ड्राफ्ट रिपोर्ट, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम अपना रिपोर्ट इशू करें तो उससे पहले हमें उसमें मैनेजमेंट रिमार्क लेने ज़रूरी है, मतलब उसमें आपको फेयरनेस देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट एविडेंस निकला है, ठीक है। अजम्पशन, अगर हमने कोई अजम्पशन ली है या कोई लिमिटेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई लिमिटेशन है तो वो भी हमें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगी। तो प्रोफेशनल शेल लिस्ट एनी रिलेटिव assumption मेड ड्यूरिंग द असाइनमेंट एंड प्रोफेशनल में encounter any limitation to restrict the methodology and procedure should mention इन दिस रिपोर्ट क्या, लैक ऑफ द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट
कम मिला है तो मेंशन करेगा। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, अगर कोई एक्सेस में रिस्ट्रिक्शन मिली है तो मेंशन करेगा, चाहे वो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन पीपल ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से क्यों ना हो या शॉर्ट टाइम लाइन की वजह से हो, तो वो ये सब मेंशन करेगा। डिस्क्लेमर वुड कवर एज की एलिमेंट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, अगर वो उसमें वो कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देगा, वो अपनी फैक्ट ओनली डिस्क्लोज करेगा। कल्पेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने फ्रॉड कराया, ये सिर्फ मैनेजमेंट या कोर्ट ये डिसाइड करेंगे, मतलब रीडर ऑफ द रिपोर्ट डिसाइड करेगा। फॉरेंसिक अकाउंटेंट वो तो सिर्फ अपना फैक्ट डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, ये कल्पेबिलिटी डिसाइड होगी आइदर बाय डिसिप्लिनरी प्रोसेस या जुडिशियल प्रोसेस या क्रिमिनल फैक्ट के हिसाब से। ठीक है, रिपोर्ट की टाइमलाइन रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर हमें रिपोर्ट इशू कर देनी है। हमें फाइनल रिपोर्ट से पहले इंटरिम रिपोर्ट देनी है, पर इंटरिम रिपोर्ट इस तरह से नहीं है कि द कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, दैट्स इट।